हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 के टीयर 1 की बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इंग्लिश के सीरीज की। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे कि आप इसके पहले सीजीएल सीपीओ का जो पेपर है उसका हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं इंग्लिश मैथ्स का। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एलडीसी जो पेपर होता है। ठीक है, तो उसका हम लोग बात करेंगे। 2 अगस्त का सेट नंबर 1 है ये, तो इसका हम लोग आज सॉल्यूशन करने वाले हैं इंग्लिश का। ठीक है, बेहतरीन कंसेप्ट देंगे हम लोग इसमें। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं अगर आप एक एसएससी के एस्पिरेंट है या फिर आने वाले एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो सीपीओ का हो, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो एमटीएस का हो, वट एवर यू वांट, चाहे वो सीजीएल का ही क्यों ना हो। तो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, तो ये हमारा सेट नंबर 1 होगा और मुझे लगता है कि इस सेट में टोटल सेट 40 होगा, क्योंकि 40 से में पेपर आपका हुआ था। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम बबलू सोनी है और मैं फिलहाल दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ। मैंने सीजीएल 2 बार क्रैक किया, फिलहाल मैं दिल्ली के अंदर सीजीए अकाउंटेंट हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरी पोस्टिंग कृषि भवन के अंदर है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मुझे पता है कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन, इसलिए हम कराते हैं, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। तो बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को। आइए चलते हैं सीधे इंग्लिश के सवालों की तरफ। देख सकते हैं पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। ठीक है, विद द हार्श वर्ड्स ऑफ द बॉस, Srujan felt sad, but his colleagues' words created insult to injury. आपसे क्या पूछ रहा है भैया कि मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा टू सब्स्टिट्यूट करने के लिए अंडरलाइन सेगमेंट को। यहाँ एक वर्ड दे रखा है, देखो, क्रिएटेड इंसल्ट टू इंजरी। आपने कितनी बार पढ़ा होगा? एड इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी आपने पढ़ा होगा। आग में घी डालना होता है ना भैया, तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे एडेड इंसल्ट टू इंजरी, ना कि क्रिएटेड। बहुत ही आसान सवाल से हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। नंबर 2 पे चलते हैं। आपका ये बहुत फेमस इडियम था। नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, द चाइल्ड विल रिसाइट द पोएम। रिसाइट का मतलब उच्चारण करना होता है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे पैसिव में। ठीक है, तो अगर विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आप देख सकते हैं कि फ्यूचर का सिंपल फ्यूचर है ये। अगर टेंस की बात करेंगे तो क्या लग जाएगा मेरे भाई? विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर हम बात करें पैसिव वॉइस का, तो ठीक है। और जरा चूज करें, यहाँ देखो विल बी तो है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन किसके द्वारा? यहाँ पे चाहिए मेरे को बाय द चाइल्ड, क्योंकि चाइल्ड यहाँ पे रिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? देखो, इज है, काट के हटाओ। विल तो है लेकिन बी नहीं है, तो काट के हटाओ। ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होता है इसका? चूज ऑप्शन कर सकते हैं। नंबर 3 पे आते हैं। यू नीड टू एक्नॉलेज द इटिनरी एंड एकोमोडेशन डिटेल्स ऑफ योर जर्नी एज पर द गिवन कैलेंडर। आपसे क्या कह रहा है कि ऑप्शन गिवन है, उस ऑप्शन को चूज करना है जिसमें एक एरर है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पढ़ा इटिनरी, आपने एक वर्ड देखा, इसका मतलब होता है कि यात्रा का प्रोग्राम करना, यात्रा कार्यक्रम करना। लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। आप देखो, ITINERARY ऐसा होता है, जिसको बोलते हैं यात्रा का प्रोग्राम करना, दैट इज कॉल्ड इटिनरी। एक यहाँ पे एक वर्ड है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है जो रहने की व्यवस्था को बोलते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्नॉलेज का मतलब होता है मेरे भैया स्वीकार करना। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है एक्सटेम्पर। आपसे क्या कह रहा है? करेक्ट मीनिंग निकालिए अंडरलाइन वर्ड का। इस वर्ड का मतलब क्या होगा? एक ऐसा स्पीच जो बिना तैयारी का होता है। बिना तैयारी के भाषण को हम लोग कहते हैं एक्सटेम्पर। या इसी का एक और वर्ड आता है, आपने देखा भी होगा, इम्प्रॉम्प्टू, है ना? इम्प्रॉम्प्टू। मिस्टेक हो गई मेरे से स्पेलिंग में, लिखता हूँ IMPROMPTU। इसको भी क्या कहते हैं हम लोग? बिना तैयारी के भाषण को बोलते हैं। मतलब एक ऐसा स्पीच जो डिलीवर किया गया बिना पहले प्रिपरेशन के या रिहर्सल के। आगे बढ़ते हैं, 5 पे आते हैं। ठीक है मेरे भाई, अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, आप ऑप्शन देखो जरा, ए है, बी है, सी है, डी है, सारे ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक मिल गया तो फिर सारा काम खत्म हो गया। फिर फेल बिफोर मी, फेल बिफोर मी, फेल का मतलब क्या होता है? गिर जाना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देख के लग रहा है कि स्टार्टिंग तो हमारा ए से नहीं होगा। एक कार्कस ऑफ एन एनिमल। ठीक है, जब हम शुरुआत करेंगे बी से, तो और जरा बी को पढ़ के देखते हैं। बी के बाद ए, सी, डी। ए कार्कस ऑफ एन एनिमल फेल बिफोर मी। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। वेन सडनली माई हार्ट एस्केप्ड टू बीट। सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं शुरुआत हम बी से नहीं कर सकते। वेन सडनली माई हार्ट क्या है? सी की बात करेंगे अगर हम, तो सी और डी में कॉम्बिनेशन देखो जरा।
व्हेन सडनली माई हार्ट स्किप्ड अ बीट, बिल्कुल नहीं। जैसे आप पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे डी से, और जरा देखो, माई हार्ट स्किप्ड अ बीट, ठीक है। डी के बाद कह रहा है कि सी, व्हेन सडनली ए कार्कस ऑफ एन एनिमल बिफोर मी, मतलब क्या कहने का मतलब है कि जो मेरा हृदय है वो स्किप हो गया, एक मतलब धड़कने लग गया बहुत तेजी से, जब अचानक से क्या हुआ कि एक एनिमल का जो कार्कस है, कार्कस किसको बोलते हैं, जो उसके मृत शरीर को बोलते हैं हम लोग कार्कस, मृत शरीर को बोलते हैं हम लोग कार्कस, ठीक है। फेल बिफोर, जब मेरे आके सामने गिर गया, तो क्या बोलेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर डी सी बी, ये क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 6 पे आते हैं। फिर से आ चुका है पैराजम्बल, लेकिन यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस है, सेंटेंस को आपको अरेंज करना है, ठीक है। आप देखो जरा, 2 ऑप्शन डी का है और 2 ऑप्शन ए और बी का है, सी हमारा नहीं है, सी को काट के हटाओ, ठीक है। जब भी तुम्हारा 2 ऑप्शन में बी हो और 2 अलग अलग हो, तो जो 2 ऑप्शन सेम हो, तो सेम ऑप्शन होने की जो संभावना है वो थोड़ी ज्यादा होती है, 60-40% का चांस होता है, ठीक है दोस्तों। आप इसे पहले से जानते हैं, ठीक है। आज जरा बढ़ते हैं। अगर हम पढ़ेंगे सेंटेंस, सो देन वाई आर नॉट सिलिकॉन वैली इंटरप्रेनर्स क्लैमरिंग टू डिकोड द एंशिएंट विजडम, ये सवाल है। सो देन, ये एक सवाल है क्या, सो देन वाई आर नॉट सिलिकॉन वैली, मतलब ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सिलिकॉन वैली के बारे में कुछ यहाँ पे पहले से कहा गया होगा, उसके बाद ये सवाल आ रहा है मन में कि सो देन वाई आर नॉट सिलिकॉन वैली, जो इंटरप्रेनर्स है वो क्लैमर कर रहे हैं टू डिकोड द एंशिएंट विजडम, ठीक है। द फेलियर रेट इन फाइंडिंग अ न्यू ड्रग इज एज हाई एज 95%, जो फेलियर का रेट है कि आपको नया ड्रग ढूंढना है, उसके लिए क्या है, बहुत हाई चांस है, बहुत हाई है, 95% जो फेलियर का रेट है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पे न्यू ड्रग फाइंडिंग कुछ ना कुछ यहाँ पे ए और बी शूट नहीं कर रहा है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए और बी से स्टार्ट तो हम नहीं कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात। इस तरह से आप क्या करेंगे, इलिमिनेट करेंगे पैराजम्बल में, जिससे फायदा क्या होगा आपको कि आपको एक नया वर्ड, नया सेंटेंस चूज करने में फायदा होता है। हम तो ऐसे ही करते हैं एग्जाम हॉल में कि हम क्या करते हैं, इलिमिनेट करते हैं। मुझे पता लग चुका है कि ए और बी से हम शुरुआत नहीं कर सकते, तो डी को जरा पढ़ के देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री डेटा, इट टेक्स $2.6 billion एंड ऑन एवरेज 14 ईयर्स टू डेवलप अ न्यू ड्रग। समझ गए मैंने क्या बोला था, इस सेंटेंस को पढ़ते वक्त मैंने बोला था ना कि इसके पहले कुछ और सेंटेंस कहा गया होगा जिसका ये रिप्लाई है, बोला था मैंने। ठीक वही बात यहाँ पे देखो, इंडस्ट्री डेटा का जो ये कहता है, डेटा हमारा ये कहता है कि ये $2.6 बिलियन रुपया लगता है, एवरेज 14 साल लगते हैं एक नया ड्रग को डेवलप करने में, विकास करने में, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ, जैसे आपने देखा कि ड्रग के बारे में यहाँ पे कहा गया है 4 नंबर में, तो अब तुरंत देखो याद करो, अच्छा एक और बार ड्रग के बारे में कहा गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो कहीं ना कहीं एक वर्ड को ढूंढना सीखो पैराजम्बल में, जिससे क्या होता है, रिलेट कर पाओगे, और फिर आप देख पाओगे कि डी और बी तुम्हारा क्या है, संबंध में है, रिलेशन में है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि डी के बाद क्या आएगा, बी आएगा, ये कन्फर्म है। डी हमारा पहला सेंटेंस है, बी हमारा दूसरा आ गया। जैसे हमने देखा ऑप्शन नंबर सी देखा, मार के निकल गए। तो इस तरीके से आप पैराजम्बल को कर पाएंगे। पैराजम्बल को करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको इलिमिनेट करना सीखिए। तो 90% केस में क्या होता है, सही हो जाता है। 10% केस में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, बाकी केस में सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 7 पे आते हैं। रिसेंटमेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, रिसेंटमेंट को बोलते हैं हम लोग क्रोध, तो इसका आपको निकालना है सिनोनिम। तो कामनेस का मतलब होता है शांति से व्यवहार करना, हैप्पीनेस खुशी, एंगर का मतलब होता है क्रोध, ठीक है। और एक वर्ड है रिलैक्सेशन, रिलैक्स करना, आराम करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अशांता, ये कस्तूरी एक्ट एज ए लिएजन, लिएजन नहीं बल्कि लाइजन होता है, LIAISON। इसका मतलब क्या होता है, लाइजन बोलते हैं इसको, जैसे मेल जोल रखना, ताल्लुक रखना, संबंध रखना, ऐसा इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो कस्तूरी है वो एक्ट करती है एज ए लाइजन बिटवीन पेशेंट एंड स्टाफ के बीच में, क्या करता है, तेल सॉरी मेल जोल के लिए इस्तेमाल करी जाती है, कौन, कस्तूरी को, ठीक है। आगे बढ़े, मीएगर एक वर्ड है, मीएगर का मतलब होता है कि अल्प मात्रा में होना, उसको हम लोग कहते हैं मीएगर। छोटा मात्रा, कम मात्रा, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ज्यादा मात्रा। तो यहाँ पे देखो, रीजनल का मतलब क्षेत्रीय है, रेशियल का मतलब होता है मेरे भाई जातीय, ठीक है। स्टूपिड का मतलब मूर्ख, जनरस का मतलब उदार। अब मुझे एक बात बताओ, इसका उल्टा यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि ऑप्शन इस तरह से होते हैं कि आप उसको चूज नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पे अल्प मात्रा का उल्टा उदार कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आप खुद बताओ कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, आप कमेंट करना अगर आप देखो तो, ठीक है। 10 पे आते हैं मेरे भाई। द पॉलिटिशियंस पोम्पस rhetoric during the campaign failed to garner much support from the public। पोम्पस का मतलब होता है कि दिखावा करना, आडंबरी करना, ठीक है। अहंकार, जो अहंकार की बातें होती है उसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो एक वर्ड है कंसिलिएटरी। कंसिलिएटरी का मतलब होता है जैसे मिलाप करने वाला, इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग मिलाप करने वाला। क्या बोलेंगे मेरे भाई? मिलाप करने वाला। बिनाइन एक वर्ड, इसका मतलब होता है सौम्य होना, विनय के रूप में बात करना, सौम्य होना, ठीक है। सुपरसिलियस का मतलब होता है मेरे भाई घमंडी या अहंकारी, जो भी आप कह सकते हो। घमंडी, तो यहाँ पे पंपस जो वर्ड है, सिनोनिम क्या हो जाएगा मेरे भाई? सुपरसिलियस। डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कूटनीतिक होना, कूटनीतिक होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आपका पैराजम्बल, लेकिन ये वर्ड वाला है। तो आओ जरा देखते हैं मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनेगा। दो बार ए है, फिर सी है, सी है, दो बार ए, दो बार सी, तो हम बी और डी को पढ़ेंगे नहीं। आओ जरा पढ़ो। रिवार्ड्स आर गिवन। सी के बाद देखो या तो ये है या तो डी है, सॉरी मिस्टेक। सी के बाद या तो ए है या तो बी है, ठीक है। तो सी के बाद हम या तो ए पढ़ेंगे या बी पढ़ेंगे। आओ जरा देख लें। तो देखते हैं। रिवार्ड्स आर गिवन ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड, नहीं, रिवार्ड्स आर गिवन इन अकॉर्डेंस विथ हायरार्किकल स्टेटस। हायरार्किकल स्टेटस ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रिवार्ड्स हम लोग देते हैं इन अकॉर्डेंस विथ हायरार्किकल स्टेटस। समझ के बाद अगर हम बढ़ेंगे, मान लो ए पढ़ते हैं, शुरुआत मान लो हमने ए से किया, तो इन अकॉर्डेंस विथ हायरार्किकल स्टेटस या तो बी है या तो डी है। ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड, इन अकॉर्डेंस विथ हायरार्किकल स्टेटस ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड। उसके बाद देखो बी के बाद क्या हो जाएगा? डी। तो एंड आर नॉट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वैल्यू। सही मतलब नहीं निकल पा रहा है, आप देख सकते हैं कि शुरुआत या तो ए से होगा या तो सी से होगा। फिर से पढ़ते हैं। अगर हम सी को लेते हैं तो रिवार्ड्स आर गिवन इन अकॉर्डेंस विथ हायरार्किकल स्टेटस। हायरार्किकल स्टेटस किसका? एंड ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड। रेंडर का मतलब प्रदान करना, देना, ऐसा कुछ यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। एंड आर नॉट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड। मतलब ये कह रहा है कि जो रिवार्ड होते हैं वो दिए जाते हैं किसको? हायरार्किकल स्टेटस को देख करके, ना कि आपने कितना इकोनॉमिक वैल्यू दिया है सर्विस को, उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर 3 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, CADB। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसान रहता है ये सब वर्ड वाले खास करके। सी इज द डलेस्ट चाइल्ड इन द क्लास। तो आपसे कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव, सॉरी पॉजिटिव डिग्री ऑफ द कंपैरिजन। ठीक है, आओ जरा देखते हैं। सी इज वेरी डलर, किस तरह का सेंटेंस है ये? वेरी प्लस डलर, क्या बात है। ठीक है, ये क्या हो गया? ठीक है, तो यहां बोलेंगे डलेस्ट चाइल्ड इन द क्लास इज सी। किस तरह का सेंटेंस है ये? नो अदर चाइल्ड इन द क्लास इज एज डल एज सी। बिल्कुल ठीक। बहुत ही आसान सवाल है। एंटोनिम पूछ रहा है आपसे, कमिटमेंट का एंटोनिम क्या हो जाए? कमिटमेंट का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा आजकल जो पार्टनर को बोलते हैं हम कमिटेड हैं, मतलब प्रतिबद्ध है अपने पार्टनर को लेकर के, हम बहुत ही प्रतिबद्ध आदमी हैं। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्रतिबद्ध होना मतलब उसके साथ मिलजुल के पूरे काम करना। इसका उल्टा हो जाएगा हम उसका अपोज करेंगे, मतलब उल्लंघन करेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना। फीबल का मतलब होता है मेरे भाई कमजोर, लिख लो। फीबल का मतलब होता है कमजोर। दो वर्ड होता है जो मुझे याद आ रहा है मेरे पास, फीबल और एक होता है फिजिबल। ठीक है, आप स्पेलिंग चेक कर लेना। इसका मतलब तो कमजोर होता है, आपने देख लिया, वीक बोलते हैं इसको, फीबल। और ये जो वर्ड इसको बोलते हैं व्यवहारिक। क्या बोलते हैं भैया? व्यवहारिक। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकेबल। क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकेबल। ठीक है, और ड्रेप एक वर्ड है। ड्रेप का मतलब होता है, ड्रेप को मतलब बोल सकते हैं जैसे कोई चीज टांगना, दैट इज कॉल्ड ड्रेप। ठीक है, आगे बढ़ते। हेल मुझे नहीं पता क्या होता है, HALE, हेल। हेल का मतलब जहां तक मुझे आपने पढ़ा होगा हेल एंड हेल्दी, तो यहाँ पे हेल उसी वर्ड से संबंधित हो सकता है, तो बोलते हैं हट्टा कट्टा, इस्तेमाल कर लो इसको, हट्टा कट्टा। ठीक है, हेल का मतलब हट्टा कट्टा इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 14 पे आते हैं। ब्रेव पीपुल नेवर हाइड एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन। निर्णय के समय पर कभी अपने आप को छुपाते नहीं है, उसको हम बोलते हैं क्रंच टाइम। ठीक है, व्हेन द क्रंच कम्स, तो जो बहादुर इंसान होते हैं वो अपने आप को छुपाते नहीं है, हाइड नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी दो तीन और इडियम्स आप देख लो। बिट द क्लॉक का मतलब क्या होता है? बिट द क्लॉक का मतलब ही होता है जैसे समय से पहले काम को पूरा करना। आप लिख लो टू एकम्प्लिश द वर्क बिफोर टाइम, या फिर लिख लो, हिंदी में लिखो, समय से पहले, समय से पहले पूरा करना। ठीक है, समय से पहले पूरा करना मतलब बीट द क्लॉक। ठीक है, हेल ऑफ टाइम मतलब बहुत ही खराब टाइम होना। ठीक है, एन ऑफुल टाइम लिख सकते हो, बहुत ही खराब टाइम होना। ठीक है, डिफिकल्ट टाइम। टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम, टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम,
इसका ये मतलब होता है जैसे पास्ट में चले जाना, टर्न बैक होना, टू द हैंड्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, टू रिटर्न टू द पास्ट, टू रिटर्न टू द पास्ट, ऐसा कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम। फ्रेंच इज टॉट टू अस बाय मिस ग्लेन। इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आपने देखा होगा, जब भी इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है पैसिव वॉइस में, तो इसका एक्टिव क्या होता है बताओ, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ। पढ़ा होगा आपने। मिस्टेक हो गई क्या मेरे से? यस, हमने मिस्टेक कर दिया है, बहुत बड़ी मिस्टेक करी है, ठीक है। इज एम आर प्लस बीइंग होता है तब मैं बोलता हूँ कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ बीइंग तो है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट है, यानी कि हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। कभी कभी दिमाग काम नहीं करता। आपने देखा कि जब सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट होता है तो क्या बोलते, सिंपल पास्ट में वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम क्या बोलेंगे, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो बोलेंगे मिस ग्लेन टॉट अस फ्रेंच। टॉट क्यों, टॉट क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला कि एक्टिव वॉइस में आपको चाहिए क्या, वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब का पांचवा फॉर्म। तो यहाँ देखो फर्स्ट फॉर्म तो है टीच अस फ्रेंच, लेकिन यहाँ पे मिस ग्लेन जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो टीच नहीं बल्कि हमको चाहिए टीचेज, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो मिस ग्लेन टीचेज अस फ्रेंच। इज टीचिंग अस फ्रेंच तब होता जब हम इज एम प्लस बीइंग की बात यहाँ पे कर रहे होते। ये हम कंफ्यूज पहले हो चुके थे, अब नहीं होंगे। 16 पे आते हैं। Adyasha would have been looked gorgeous in ethnic apparel, ठीक है। तो अंडरलाइन वर्ड के लिए आपको कहना है कि कौन सा इंप्रूव करेगा। आदिशा जो है वुड हैव बीन लुक्ड, वुड हैव बीन लुक्ड क्यों करना है मुझे बताओ। वुड हैव बीन लुक्ड गॉर्जियस, बहुत ही सुंदर लगती। इथनिक जो होता है ना, पारंपरिक ड्रेस को बोलते हैं इथनिक ड्रेसेस, इथनिक अपैरल, बहुत सुंदर लगती, गॉर्जियस लगती। तो क्या बोलेंगे, आदेशा वुड हैव बीन लुक्ड, वुड हैव बीन लुकिंग होता है। अगर यहाँ पे हम बात करें, अगर बीन का इस्तेमाल करते हैं, अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, वुड हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। यहाँ पे अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो या तो बीन नहीं होगा, या तो फिर लुक में हमको आईएनजी लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे सूट करेगा नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, आदेशा वुड हैव लुक्ड गॉर्जियस, लगती, बहुत गॉर्जियस लगती इन एथनिक अपैरल। समझ गए बात को। तो वाज लुक नहीं बल्कि वुड हैव लुक्ड, बहुत अच्छी लग रही होती। समझ गए बात। आगे देखते हैं। बाइबल इज अ ओल्डेस्ट मेंबर, इज अ ओल्डेस्ट क्यों, ओल्डेस्ट का मतलब है सुपरलेटिव, इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, डिफरेंट आर्टिकल द ओल्डेस्ट मेंबर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से आगे पैराजम्बल आज करते हैं। दो बार ए है, दो बार नहीं बी और सी है, मतलब हमारे पास फ्री ऑप्शन तो नहीं है। आज जरा पढ़ते हैं, दो बार ए है अगर है तो पहले हम ए को पढ़ के देखेंगे। नॉट ओनली इन द एंग्लो अमेरिकन एकेडमिया बट ऑल्सो इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। जैसे हमने पढ़ा था, ये मुझे पता चल गया कि ए के बाद हमारा डी तो आने वाला है, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो ये हमारा साथ साथ आता है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए और डी हमारा साथ में आएगा, रिलेशन में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बट ऑल्सो इन द थर्ड वर्ल्ड सेंचुरीज, अगर ऐसा लूं, ऑन द लिटरेचर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड हाउएवर आर ए कॉमन फीचर। यहाँ पे कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि शुरुआत हम ए से नहीं कर सकते। क्लियर है मेरी बात। अगर हम पढ़ें ऑन द लिटरेचर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, ऑन द लिटरेचर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड हाउएवर आर अ कॉमन फीचर ऑफ द लिटरेरी थियरी प्रैक्टिस्ड नॉट ओनली इन द अमेरिकन अकेडमिया बट ऑल्सो इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो पहली बात कि आप जरा ऑप्शन में देखो कि कहाँ कहाँ ए और डी साथ में है। जहां पे साथ नहीं उसको पहले ऑप्शन को हटाओ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए के साथ बी है, काट के हटाओ। ए के साथ डी तो है, लेकिन मुझे मालूम है कि स्टार्ट तो हम ए से नहीं कर पाएंगे, तो इसको भी काट के हटाओ। अब देखो ए डी यहाँ है और ए डी यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ बीच में बी आ रहा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इससे मैंने बोला कि ए और डी को आप देख लो साथ में क्या रिलेशन में है। इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे ना तो आप फास्टली कर पाएंगे पैराजम्बल को, जैसे मैं करता हूँ एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी काट के हटाओ। हालांकि आप देखेंगे इसकी शुरुआत आप नहीं कर सकते, क्योंकि हाउएवर ऑन द कॉमन फीचर ऑफ द लिटरेरी थ्योरी प्रैक्टिस्ड, ये तुम्हारा सूट नहीं कर रहा है। आगे बढ़े।
ये क्या हो गया, इसको कुछ गड़बड़ है क्या? 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड आपको निकालना है। फंडामेंटल बोलते हैं मौलिक, मौलिक, बेसिक, जो भी कह लीजिए। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। न्यूट्रल का मतलब न्यूट्रल होना, बिल्कुल बीच में होना, कोई, है ना। लिस्ट का मतलब सबसे कम, लिंक का मतलब जुड़ाव। तो लिस्ट यहाँ पे एंटोनिम कैसे हो पाएगा? लिस्ट का मतलब सबसे कम होता है, यहाँ पे कैसे हम फंडामेंटल का उल्टा कह सकते हैं कि लिस्ट है? आई डोंट नो वाई किस तरह के ऑप्शन देते हैं ये एग्जाम हॉल वाले। इसके पहले जो एक वर्ड था आप देख सकते थे पहले जो हमने देखा था, और ये फिर से आ चुका कि यहाँ पे लिस्ट जो वर्ड है इसका उल्टा कैसे हो पाएगा, आप मुझे बताना एग्जाम कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जरा नीचे आते हैं। इवन एनिमल्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू द लॉस ऑफ देयर लव्ड वंस, अपने प्रियजनों को खोने का दुख, है ना। तो यहाँ पे एक वर्ड देखेंगे दुख हो, यहाँ एक वर्ड है बियर, वियर, वेयर, बेयर। डिफिकल्ट टू बियर, यहाँ पे जो बियर है वर्ड है, यहाँ बर्दाश्त करने के रूप में आया है। मतलब जो एनिमल्स है उनको ही बहुत कठिनाई होगा बर्दाश्त करने में जब वो खो देंगे अपने लव्ड वंस को, ठीक है। तो ये बियर करना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत ही डिफिकल्ट है। समझ गए बात? वियर मतलब पहनना, ये तो अलग चीज है। बेयर का मतलब होता है खाली या नंगा, ऐसा कुछ इस्तेमाल करते हैं। तो खाली हाथ के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या हम लोग? बेयर हैंड, आपने याद किया होगा, ये आप देख सकते हैं बेयर हैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका आ चुका है भैया क्लोज टेस्ट। और जो फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, ऊपर ऊपर से आप पढ़ लेना एक बार 30 सेकंड के लिए कि क्या कह रहा है, किस बारे में ये सेंटेंस, या फिर किस बारे में ये पूरा का पूरा पजल है, ठीक है। और जरा पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में है, जो अराइज होता है फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है वो अराइज होता है फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ fill in the blanks, one which is always recurring and the effect of which we have had a recent example is the disorganization of industry resulting from long war. This is serious issue. ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ के देखा थोड़ा सा कि अच्छा ये पूरा पूरा कहानी जो है बेरोजगारी के ऊपर है। अनएम्प्लॉयमेंट जो राइज होता है फ्रॉम वैरायटी ऑफ कॉजेज, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे थॉट्स उत्पन्न होता है क्या? बहुत सारे सोच उत्पन्न होता है? बिल्कुल नहीं। बेरोजगारी जो है किसी थॉट से नहीं, ना किसी थिंग से, ना किसी टाइप से, बल्कि कॉज से, किसी कारणों से अराइज होता है। समझ गए बात? तो फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ कॉजेज यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही आसान आपका ऑप्शन दे रखा है, नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। जिसमें से एक कारण ये भी है कि ऑलवेज रिकरिंग एंड द इफेक्ट ऑफ विच वी हैव हैड अ रिसेंट एग्जांपल। एग्जांपल क्या है कि इज द डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, जो रिजल्ट होता है फ्रॉम लॉन्ग वार, मतलब बड़े जो लंबे समय से वार चलता है, युद्ध होता है, उसकी वजह से क्या होता है, इंडस्ट्री लोग डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, कभी इधर कभी उधर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कारण है बेरोजगारी का कि लोग जो है वो भटक जाते हैं। दिस इज सीरियस प्रॉब्लम। सीरियस डिफरेंस है क्या? बिल्कुल नहीं। ये डिफरेंस है क्या? ये डिस्कशन है क्या? ये नेचर है क्या? स्वभाव नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम है, बहुत ही सीरियस, एक गंभीर मुद्दा है। अगर एजेंडा होता तो नाम मार देते। तो एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, जो एडमिटिंग ऑफ नो इजी, एडमिटिंग ऑफ नो इजी की का मतलब क्या बोलेंगे? चाबी, ताले की चाबी। यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में कह सकता है की। क्लू का मतलब होता है क्लू इज ऑल अबाउट, ना बोलता है कि संकेत, इस बात का मुझे क्लू मिल जाना, संकेत मिलना, ठीक है। आंसर अलग चीज है। तो हम क्या बोलेंगे? इट्स द डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री रिजल्टिंग फ्रॉम अ लॉन्ग वार, दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। एडमिटिंग ऑफ नो इजी सोल्यूशन, मतलब एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, मुझे इस बात का स्वीकार करना पड़ेगा कि इसका मेरे पास कोई भी आसान सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कोई बहुत लंबा समय तक मान लो युद्ध चल रहा है, जिसके वजह से लोग क्या होते हैं, भागते इधर से उधर भागते हैं, जिससे क्या होता है कि इंडस्ट्री डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। और ये बात मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से बहुत ही आसान इसका सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। तो आंसर नहीं बल्कि हम क्या बोलेंगे, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आसान प्रेजेंबल है, तो सॉरी प्रेजेंबल बोल रहा हूँ, आसान क्लोज टेस्ट है, ठीक है। फिर बोलता है कि अगेन देयर इज द अनएम्प्लॉयमेंट विच फॉलोड अ मार्क्ड डिमिनिशन इन द fill in the blanks of any raw product, of any raw product. Again there is the unemployment, there is the unemployment which followed a marked diminution,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमिन्यूशन? आप जरा एक बार याद करके देखो क्या होता है डिमिन्यूशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमिन्यूशन? आपके मन में आ रही है? डिमिन्यूट आपने याद किया होगा कभी, कमी होना, ठीक है। मार्क डिमिन्यूशन इन द क्वांटिटी ऑफ एनी रॉ प्रोडक्ट। डिमिन्यूट करना मतलब बहुत कमी हो जाना। अनएम्प्लॉयमेंट, अगेन देयर इज द अनएम्प्लॉयमेंट विच फॉलो, जो फॉलो करती है मार्क डिमिन्यूशन को इन द क्वांटिटी ऑफ रॉ प्रोडक्ट सच एज कॉटन, फ्यूअर हैंड्स आर रिक्वायर्ड इन द मिल्स एंड द फैक्ट्री। जैसे फैक्ट्री में ये सारी चीजें जो रॉ प्रोडक्ट है, जो कच्चे पदार्थ है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, तो इन सब चीजों का मेरे पास कमी हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी में कमी आएगा ना कि क्वालिटी में। समझ गए बात को? तो वी मे कॉल दिस, तो हम क्या करेंगे, वी मे कॉल दिस cause of bad harvest. Similar but more serious is the effect of changes in industry due to the invention of machinery which does more work and require fill in the blanks hands. Yet another cause is a strike or lockout, and this is more to be deplored because such a stoppage is due to a heavy trivial matter. Perhaps the men are working half an hour longer than what their union permits. समझ गए बात? यहाँ पे देखो जरा क्या कह रहा है, पांचवें में क्या फिलअप करेंगे। देखो सिमिलर उस तरीके से, बट मोर सीरियस इज द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में चेंजेस हुआ है, उसका प्रभाव है बेरोजगारी का, वो ये है कि ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी का जो आविष्कार हो चुका है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ जो मशीन है वो ज्यादा काम करता है और कम लोग की आवश्यकता पड़ती है, कम हाथों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या बोलेंगे, रिक्वायर, क्या बोलेंगे, मोर हैंड्स। यहाँ पे कह रहा है कि चूंकि मशीनरी ज्यादा काम कर सकता है तो हम क्या बोलेंगे, कम हाथों की आवश्यकता पड़ेगी, कम इंसानों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या बोलेंगे, फीवर हैंड्स की, मोर हैंड्स की, मेनी हैंड्स की, लॉट ऑफ हैंड्स। ये सारे तीनों सेम ही है, तो हम क्या बोलेंगे, कम की बातें करेंगे, फीवर हैंड्स की मुझे आवश्यकता पड़ेगी। एक दूसरा कारण ये भी है, और इज स्ट्राइक और लॉकआउट, है ना, स्ट्राइक होता है, हड़ताल हो जाते हैं, एंड दिस इज मोर टू बी डिप्लोर्ड, ठीक है। तो बिकॉज सच ए स्टॉपेज इज ड्यू टू ए वेरी ट्रिवियल मैटर, ठीक है। मैन बोलते हैं कि हम आधा घंटा एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, जो परमिट आपको मिला उससे आधा घंटा में एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, इस वजह से क्या होता है, बहुत सारा स्ट्राइक होता है, लॉकआउट होता है, जिससे कि बेरोजगारी बढ़ जाती है, उसको कंपनी बाहर निकाल देते हैं। तो उनके पास तो मशीन है, तुम नहीं जाओगे काम करने तो कोई और आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके से ये जो पैसेज था ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है, एवरेज से थोड़ा कम ही था, मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे, आसान था, ठीक है। क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने आता है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने CHSL का हम लोग टीयर 1 का और जो सेट है वो शुरू कर चुके हैं इंग्लिश का। तो हमारा सेट नंबर 1 खत्म हो चुका। तो उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा सा पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। ठीक, कुछ गलती भी हुई होगी मेरे से, तो एक बार जो ये पहला सेट है, अगले वाले में हम लोग बहुत अच्छे से फिर से काम करेंगे और पूरा का पूरा सेट 40 तक हम लोग अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले शिफ्ट में। आज के लिए थैंक यू।